जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। हम देख रहे थे कि फिजिक्स फर्स्ट के जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आज वीडियो इसीलिए ये थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मैं दिन के 2 बजे से लाइट का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए बाहर बैठ करके आपके लिए वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा साउंड हो सकता है वीडियो के अंदर या फिर थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, घर्षण को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है? घर्षण को परिभाषित कीजिए और चलते वाहन में इसका उपयोग बताइए। ठीक है, चलते वाहन में इसका क्या उपयोग है वो भी हमें बताना है। देख लेते हैं। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, यानी कि जो घर्षण है वो एक प्रकार का क्या है? विरोधी बल है जो गति का विरोध करता है। कोई भी वस्तु है उसकी गति का वो विरोध करता है। ठीक है, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, दो वस्तुएं हैं, यदि वो आपस में संपर्क में आई, दो वस्तुएं कैसे? एक ये सरफेस है, एक हमारे पास ये बॉक्स है, तो इन दोनों का जो भी सरफेस टच में होगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। कहां पर? यहां पर घर्षण बल कार्य करेगा। यदि ये वस्तु इस तरफ को मोशन कर रही है तो जो भी घर्षण बल लगेगा वो इसके अपोजिट साइड में लगता है, ये आपको पहले से ही पता है। तो यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। तो घर्षण बल क्या है? यह एक विरोधी बल है और वस्तु की गति का विरोध करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है अगर वस्तु गतिमान होती है तो। और जब दो वस्तु आपस में संपर्क में आती हैं तो संपर्क तलों के जो बल लगता है, संपर्क तलों के बीच में जो बल लगता है वही हमारे पास क्या है? घर्षण बल होता है। वस्तु के समांतर जो बल होता है वो वस्तु के समांतर होता है या फिर संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो घर्षण के उपयोग कहां कहां पर होता है? जब गति करने वाला पिंड किसी सड़क अथवा पटरी या किसी भी माध्यम पर रगड़कर या फिसलकर चल रहा हो तब घर्षण का उपयोग वहां पर दिखता है। किसी मोटर कार अथवा साइकिल को मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उसके टायरों तथा सड़क के मध्य उत्पन्न घर्षण बलों से मिलता है। यानी कि सड़क है और टायर है तो इनके बीच में जो संपर्क तल है इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, घर्षण बल, और उसी से मोटरसाइकिल या साइकिल को मुड़ने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करना पड़ता है वो इसी से प्राप्त होता है, जो घर्षण बल लगता है किसके बीच में? टायर और सड़क के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैक होल, ठीक है, टिप्पणी लिखिए। ब्लैक होल पर टिप्पणी लिखनी है, कार्नो साइकिल पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिएगा, ब्लैक होल को देख लेते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत, ब्लैक होल का सिद्धांत क्या है? ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। और ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना क्षितिज कहते हैं, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। उसमें क्या होता है? वस्तु गिर तो सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती हैं। इसे ब्लैक होल या काला इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ही इसको ब्लैक होल कहा जाता है। कार्नो साइकिल के बारे में देख लेते हैं। कार्नो साइकिल क्या है? हमने क्या किया कि मान लिया एक सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर मान लो, उसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। देख कौन सी गैस है? आदर्श गैस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आदर्श गैस है। यदि गैस का प्रारंभिक दाब, आयतन, ताप क्रमशः कितना हो? P1 हो, V1 और T1, तो इनकी स्थितियां निम्नलिखित पीवी वक्र, ठीक है, पीवी वक्र के बिंदु A से प्रदर्शित की जा सकती हैं। और वो पीवी वक्र कहां पर है वो मैं आपको अभी शो कराता हूं। ठीक है, उसके माध्यम से हम इस कार्नोट साइकिल को, जो कार्नो साइकिल है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में हम देख रहे हैं, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि माना प्रक्रम के चारों चक्र स्थिर प्राय यानी कि क्वासी स्टैटिक जिसे हम बोलते हैं, तथा उनकी 2 अवस्थाएं यानी कि अवस्था बोलते हैं चरण को, उत्क्रमणीय में कोई ऊष्मा व्यय नहीं हो रही है। ठीक है, यानी इसकी इस डायग्राम की 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें ऊष्मा व्यय नहीं हो रही है। तो समझ लेते हैं।
देखिएगा ये लाइन हमने ड्रॉ की है तो ये शो कर रही है आयतन को, और अगर हम इस साइड को जाएंगे राइट साइड में तो ये आयतन को इंक्रीज करते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट है दाब वाली लाइन, ये यहां पर हमने दाब को शो किया है, प्रेशर को शो किया है। अगर हम ऊपर को जाएंगे तो प्रेशर को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब कार्नोट उष्मा इंजन में एक पूर्ण चक्र की क्रियाविधि कैसे होती है, यानी कि ये फर्स्ट से लेकर के ये किस तरीके से यहां तक फोर्थ तक पहुंचती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक ही पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, उसके 4 चरण हम यहां पर देख लेते हैं। कार्नोट उष्मा इंजन में एक पूर्ण चक्र की क्रियाविधि सिद्धांत क्या होती है, पूर्ण चक्र में कैसे कैसे वो किस किस क्रिया को पूर्ण करके जाता है। तो फर्स्ट है प्रथम चरण जिसको बोलते हैं समतापी प्रक्रम। तो क्या है, सिलेंडर को उष्मा स्रोत पर रखते हैं। फ्रेंड्स इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इजी है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप एग्जाम में जाकर के लिख सकते हो, ठीक है। देखिएगा सिलेंडर को उष्मा स्रोत पर रखते हैं, गैस को धीरे धीरे प्रसार होने के कारण, गैस का धीरे धीरे प्रसार होने के कारण पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। गैस में एक्सपेंशन होगा, गैस में प्रसार होगा तो पिस्टन को वो धकेलेगा तो पिस्टन ऊपर की ओर चलता है, क्योंकि सिलेंडर में भरी आदर्श गैस स्रोत से उष्मा अवशोषित करती है। यह प्रसार क्या कहलाता है, समतापी प्रसार कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा कर्व दर्शा रहा है, ये कौन सा कर्व है, ए बी। तो ए बी कर्व है हमारे पास यहां पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये है हमारे पास समतापी प्रक्रम, ए और बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द्वितीय चरण जिसको हम बोल रहे हैं रुद्धोष्म प्रसार। क्या बोल रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में देख लेते हैं। जो द्वितीय चरण आता है वो आता है रुद्धोष्म प्रक्रम का। तो अब क्या होगा, अब सिलेंडर को स्टैंड पर रखते हैं। पहले क्या रखा था, सिलेंडर को उष्मा स्रोत पर रखा था, लेकिन अब क्या किया, जब दूसरा चरण इसका चला रुद्धोष्म प्रक्रम, ये प्रक्रम है, तो क्या किया, अब सिलेंडर को स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है। सिलेंडर को स्टैंड पर रखा, क्योंकि सिलेंडर की दीवारें व स्टैंड की सतह, सिलेंडर की दीवारें व स्टैंड की सतह पूर्ण कुचालक हैं, ठीक है, पूर्ण कुचालक है, जिससे गैस का रुद्धोष्म प्रसार, जिसको इंग्लिश में एडियम्बैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है गैस का। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैस का ताप कम होकर T2 हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एडियबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये डायग्राम में देख लेते हैं। तो बीसी कर्व, बीसी कर्व कहां पर है, बीसी, ये वाला कर्व, यानी कि ये वाला कर्व किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम को दर्शा रहा है, ठीक है। ये बीसी कर्व रुद्धोष्म प्रक्रम को दर्शा रहा है। देख लेते हैं थर्ड क्या है, तृतीय चरण समतापी संपीड़न। देखिए समतापी संपीड़न में अब आदर्श गैस का ताप T2 हो चुका है, यानी कि यहां पर हमने क्या किया था, T2 किया था। पुनः सिलेंडर को स्टैंड से हटाकर T2 ताप वाले सिंक पर रखकर पिस्टन को तब तक दबाते रहते हैं जब तक कि आदर्श गैस के संपीड़न से आयतन V4 व दाब P4 न हो जाए, यानी कि V4 होना चाहिए उसका आयतन, और दाब जो है वो P4 तक पहुंचाना चाहिए, तब तक हम उसको दबाते रहेंगे। और ये कहां पर शो कर रहा है, ये कर रहा है बिंदु D पर, अभी हम आपको फिगर में शो कराएंगे। अतः गैस को, ठीक है, अतः गैस को संपीड़न करने की जो उष्मा है, उत्पन्न उष्मा है, सिंक में चली जाती है, ठीक है। गैस को जो उत्पन्न उष्मा है गैस की, ठीक है, गैस को हमने संपीड़ित किया, उसको दबाया, तो उससे उत्पन्न उष्मा किस में चली जाएगी, सिंक में चली जाएगी, जिससे आदर्श गैस का ताप T2 ही बना रहता है। अब देखिएगा बिंदु D कहां पर है, बिंदु D है यहां पर। तो हमने कहा था कि जब तक तो उसको दबाते रहेंगे पिस्टन को, जब तक वॉल्यूम V4 और प्रेशर जो दाब है वो P4 ना हो जाए। तो वो कहां तक पहुंचेंगे, हम D पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो इसको हम कहेंगे समतापी संपीड़न। क्या कहेंगे, समतापी संपीड़न। जो D और C वाला कर्व है इसको समतापी संपीड़न कहेंगे, यानी कि A B को कहेंगे समतापी प्रक्रम, B से C रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रसार भी बोल सकते हैं, समतापी प्रसार बोल सकते हैं, या फिर और D और C को, ठीक है, D और C को हम बोलेंगे समतापी संपीड़न। अब देख लेते हैं कि D और A को हम क्या बोलने वाले हैं, किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चतुर्थ चरण होता है रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न क्या है, जब सिलेंडर को पुनः कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, जब सिलेंडर को पुनः फिर से कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं तथा पिस्टन द्वारा
गैस को इतना संपीड़न करते हैं, इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का आयतन पुनः V1 यानी कि जो सबसे पहले था V1 और दाब P1 हो जाता है। चूंकि गैस व वातावरण के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको तब तक कंप्रेस करें तब तक V1 तक वो उसका वॉल्यूम पहुंच ना जाए और दाब जो है वो P1 तक ना हो जाए। अतः गैस का ताप बढ़कर कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रुद्धोष्म संपीड़न कहलाती है, जिसको इंग्लिश में एडियाबैटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं। और ये कौन सा कर्व दर्शा रहा है, ये है DA कर्व। अब देख लेते हैं कि DA कर्व कहां पर है। DA कर्व हमारे पास यहां पर आता है, DA लास्ट का कर्व ये बचा था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रुद्धोष्म संपीड़न, यानी कि ये हो गया हमारा रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया समतापी प्रक्रम या समतापी एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं हम प्रसार, और सेकंड हो गया BC रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसको BC को हम बोल रहे हैं रुद्धोष्म प्रसार, और थर्ड वन है DC जिसको बोल रहे हैं समतापी संपीड़न, और फोर्थ वन है हमारे पास जो कर्व बचा था D और A, इसको हम बोल रहे हैं रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, रुद्धोष्म संपीड़न हम इसको बोल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकेंद्रित त्वरण, अभिकेंद्रित त्वरण क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। और R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर V चाल से घूमते हुए एक कण के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले अभिकेंद्र बल यानी कि अभिकेंद्र जो त्वरण है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई कण या पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की चाल स्थिर होते हुए भी पिंड के चलने की दिशा बदलते रहने के कारण उसका वेग लगातार बदलता रहता है। उसका वेग क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। चूंकि वेग की दिशा समय के साथ बदलती है इसलिए उसका वेग भी बदलता रहता है। इसमें उत्पन्न त्वरण की दिशा, जो वस्तु में जो पिंड में उत्पन्न त्वरण है उसकी दिशा सदैव कहां होती है, रेखीय गति की ओर होती है। रेखीय गति की दिशा के लंबवत तथा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, सदैव कहां पर होती है, जो वस्तु में पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा रेखीय गति के तो लंबवत होती है और केंद्र की ओर होती है। और केंद्र की ओर होने के कारण इसको क्या बोला है, अभिकेंद्रीय त्वरण हम बोल रहे हैं। तो अतः एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले त्वरण को केंद्रीय या अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। या तो केंद्रीय त्वरण बोल सकते हैं या अभिकेंद्रीय त्वरण भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका व्यंजक हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो व्यंजक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लिया m द्रव्यमान का कोई पिंड P, यहां पर कोई पिंड P है, वो इस वृत्तीय पथ पर केंद्र, जिसका केंद्र क्या है O है, वो इस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, एक समान रेखीय चाल जो V चाल है उससे गति कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि पिंड एक शुभ समांतराल डेल्टा T में बिंदु A से B तक डेल्टा S विस्थापन तय करता है। मतलब क्या है कि यहां से पिंड चला और डेल्टा T यानी कि सूक्ष्म समांतराल में बहुत ही कम समय में वो कहां तक पहुंचा, B तक पहुंचा, और इसका विस्थापन कितना है, डेल्टा S है। तो बिंदु A पर पिंड का वेग V1 था और B पर कितना है, V2 है। वेग के वेक्टर V1 और V2 के परिमाण समान हैं। दोनों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे, परंतु इनकी दिशाओं में डेल्टा थीटा कोण का अंतर है। ठीक है, देखिएगा ये कितना घूम गया, डेल्टा थीटा कोण घूम गया है, तो इसकी जो दिशा है उनमें कितना अंतर आ जाएगा, डेल्टा थीटा कोण का अंतर आ जाएगा। अतः बिंदु A से B तक जाने में पिंड के वेग में परिवर्तन कितना हुआ वो हम देख लेते हैं। तो V2 माइनस V1 यानी कि पहले V1 था और बाद में V2 है, तो उसका जो वेग है वो बढ़ा हुआ है। तो बढ़े हुए वेग में से जो कम वेग है उसको हम माइनस करेंगे तो हमें उतना वेग मिल जाएगा जितना उसमें परिवर्तन हुआ है। अब देख लेते हैं त्रिभुज AOC में AOB। अब त्रिभुज AOB इसमें हम देख लेते हैं, तो हम यहां पर देखते हैं कि एक तो ये हमारे पास त्रिभुज बना है और एक ये वाला जो है ये भी त्रिभुज बनेगा जिसका एंगल कितना है, डेल्टा थीटा दोनों का सेम है। तो इसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये यहां पर एंगल शो कर रहा है, इसका एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। ठीक है, ये एक यहां पर ट्रायंगल बना हुआ है और एक यहां पर हम इसको लेने वाले हैं। तो ट्रायंगल हमने कौन कौन से लिए हैं, AOB यानी कि AOB ये वाला लिया है और PQR ये वाला ट्रायंगल लिया है। दोनों ही क्या है, समरूप त्रिभुज है। अब दोनों ही समरूप त्रिभुज है तो इसको आप जानते होंगे कि जो हम समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसका हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूज नहीं करने देगी क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत नजदीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा कि जो एंगल बना हुआ है उससे अलग कौन सी रेखा है, यहां पर A और B है, तो A और B को हमने लिख लिया। दूसरी तरफ कौन सी रेखा है एंगल से अलग, Q और R, उसको हमने लिख लिया, यानी कि सेम हमने लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद
देखिएगा यहां पर हमने ये वाली रेखा लिखी हुई है नीचे वाली, जो इसके पास थी, ठीक है, यानी कि डेल्टा थीटा के और इसके पास जो ये रेखा है इसको हमने लिख लिया है। तो हमारे पास क्या है, ए और ओ है जो हमें मिली हुई है, ठीक है, वो लिखनी है जो हमें मिली हुई है। ये हमें, ये भी हमारे पास आर है, चाहे तो इसको लिख सकते हो चाहे इसको लिख सकते हो, दोनों क्या है, ये बराबर है, ठीक है। तो ये क्या लिखा, आर की वैल्यू हमारे पास यहां पर है, ये भी आर है, लेकिन हम किसी को ए को लिख सकते हैं, तो ओ ए हमने लिखा, ओ ए हो गया। अब यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को हम यहां पर लिख दें, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज के एनालिसिस हो जाएगा। अब देखिएगा ए बी कितना है, ए बी है डेल्टा एस और क्यू आर कितना है, डेल्टा वी। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एस और क्यू आर की जगह पर डेल्टा वी हम लिख देंगे, और ओ ए हमारे पास कितना था, आर है, और देखिएगा जो P और Q है वो कितना है, V1 है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। अब देखिएगा यहां पर हम इसको किस तरीके से अब आगे सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा डेल्टा V की हम वैल्यू निकालेंगे, तो V जो है ये यहां पर जाएगा, तो V अपॉन R इंटू डेल्टा S हम कर सकते हैं। अब इसमें डेल्टा T से दोनों और भाग देने पर, डेल्टा T से दोनों और हम भाग देंगे तो हमें मिलता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और इस साइड में V अपॉन R एज इट इज रहेगा, डेल्टा S के अपॉन में डेल्टा T को हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो डेल्टा T अपॉन डेल्टा T है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं कि डेल्टा T एक अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है, हमने क्या कहा था, सूक्ष्म समय अंतराल। तो जब अत्यंत सूक्ष्म है तो उसको लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप अगर इस तरीके से नहीं लिख रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन A, और इक्वल टू में V अपॉन R एज इट इज है, और चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वो होता है हमारे पास वेलोसिटी। तो यहां पर देखिएगा V से V मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, और यही हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार पथ में घूमती हुई किसी पिंड का एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें 1.2 मीटर लंबाई और 1 × 10⁻³ मीटर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर लटके तार को 15 न्यूटन बल लगाकर लंबाई के अनुदिश खींचा जाता है। कहां खींचा जाता है, लंबाई के अनुदिश, लंबाई की तरफ को खींचा जाता है। तो गणना करनी है किसकी, उत्पन्न प्रतिबल की, और तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई उसकी हमें गणना करनी है। दिया हुआ क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि E, जिसको हम Y भी लिख रहे हैं, तो ये हमें दिया हुआ है 12 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखा दिया हुआ क्या है, F इक्वल टू 15 न्यूटन दिया हुआ है, L 1.2 मीटर दिया हुआ है, R जो है वो कितना दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा त्रिज्या 1 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं, D इक्वल टू 2R हम लिख सकते हैं। तो D की वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्या निकलवा रहा है, उत्पन्न प्रतिबल, उत्पन्न प्रतिबल को निकलवा रहा है। तो उत्पन्न प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बल कितना है 15, और जो क्षेत्रफल होता है किसी भी सर्कुलर का वो कितना होता है π/4 d²। डी की वैल्यू हमारे पास ये है, यहां से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻6 आएगा। अब ये 4 कहां पर 15 में मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर लिख करके 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 होकर के 4π × 10⁻6 इक्वल टू, अब देखिएगा 4 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और π × 10⁻6 आ जाएगा। यहां पर हमने क्या किया कि पाई की वैल्यू रखी तो 3.14 होती है, तो 15 इंटू, और देखिएगा यहां पर ये 10⁻6 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी, तो 15 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.14। अब जब इसको हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है 4 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा ये यूनिट कभी मत भूल जाना, ठीक है, यूनिट के ऊपर एक नंबर वो कट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि तार की लंबाई में वृद्धि हो, तार की लंबाई में वृद्धि किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक को पता है, ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ को जरूर देख लीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, E इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो प्रतिबल हमारे पास निकल करके आया है 4.7 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति क्या होती है, देखिएगा अब लेंथ के अकॉर्डिंग यानी कि लंबाई के अनुदिश उसको खींचा जा रहा है, तो लेंथ में विकृति हमको निकालनी होगी डेल्टा L अपॉन L, ठीक है, क्या होती है डेल्टा L अपॉन L हो जाएगी। अब E की वैल्यू हमें दे रखी है 12 × 10⁻10, और प्रतिबल की वैल्यू 4.7 × 10⁻6, और इंटू में ये जो L है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये L हमने लिखा हुआ है, डेल्टा L यहाँ पर हमें निकालना है। डेल्टा L यहाँ पर जाएगा तो ये इसकी जगह ले लेगा, तो 12 × 10⁻10 ये यहाँ पर आ जाएगा, और L की वैल्यू हम रख देंगे 1.2, क्योंकि L हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, 4.7 × 10⁻6 इंटू 1.2, ठीक है। तो देखिएगा इसको हमने इसके पास लिखा 4.7 × 1.2 इंटू 10⁻4, यहाँ पर किस तरीके से आया, देखिएगा यहाँ पर क्या है 10⁻10 है, यहाँ पर 10⁻6 है, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻6 पहले से ही है, इंटू 10⁻10 हो जाएगा। इसमें से ये क्या करेगा, आपस में जब ऐड होंगे तो ये माइनस का है तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.64, जब हम 4.7 × 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.64 आएगा।
इंटू 10 टू पावर माइनस के 4 आ जाएगा अपॉन में 12। इसको हम सॉल्व करने पर हमें मिलता है 0.47 इंटू 10 टू पावर माइनस के 4 मीटर में मिलेगा। ठीक है गाइस, मीटर में ये ध्यान रखिएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, उत्पन्न प्रतिबल और तार में लंबाई, तो तार में लंबाई कितनी है 0.47 इंटू 10 टू पावर माइनस के 7 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं पृष्ठ तनाव। तो यहां पर देख लेते हैं पृष्ठ तनाव एवं श्यानता को परिभाषित कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के एक और इसकी एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है। तो देखिएगा जो पृष्ठ तनाव है वह बल है उसके बराबर होता है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के एक और इसकी एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है। नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता को हम क्या बोलते हैं, तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न सतहों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट है विक्षुब्ध प्रवाह या फिर धारा रेखी प्रवाह को परिभाषित कीजिए और रेनॉल्ड्स नंबर बताइए। देखिएगा रेनॉल्ड्स नंबर भी इसको इसमें करना है। तो यहां पर धारा रेखी प्रवाह देख लेते हैं, जब बहाव का वेग क्रांतिक वेग के बराबर या इससे कम रहता है। ठीक है, क्या है कि जब बहाव का वेग क्रांतिक वेग के बराबर या इससे कम रहता है तो प्रवाह धारा रेखी बना रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं धारा रेखी प्रवाह कहेंगे। विक्षुब्ध प्रवाह में हम क्या देखते हैं कि जब प्रवाह का वेग कितना होता है, क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो प्रवाह विक्षुब्ध कहलाता है। यहां पर एक नेक्स्ट हेडिंग और है जो क्रांतिक वेग को दर्शा रही है। ठीक है, क्रांतिक वेग द्रव का अधिकतम वेग है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रांतिक वेग क्या है, तो क्रांतिक वेग किसी द्रव का अधिकतम वेग होता है और इसे Vc से प्रदर्शित करते हैं। और ये है जो है फर्स्ट में द्रव के श्यानता गुणांक और नली में बहने वाले द्रव के व्यास और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। आपसे ये अगर पूछा जाए कि क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करता है, किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, तो क्या लिखोगे, क्रांतिक वेग द्रव का अधिकतम वेग है और यह है द्रव के श्यानता गुणांक, नली में बहने वाले द्रव के व्यास और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, वो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का v में सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का v में सूत्र क्या होता है, m-1 L3 और t-2 होता है। अब नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, यानी कि जो पावर है वो उसको हम देख लेते हैं। कार्य करने की दर अर्थात प्रति सेकंड किया गया कार्य, जो कार्य एक सेकंड में कितना कार्य किया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी पावर कहेंगे। मान लिया किसी इंसान के द्वारा एक सेकंड में कुछ कार्य किया गया, तो जितना वो कार्य किया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, उस जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी शक्ति कहेंगे। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, जिसको हम वाट भी बोलते हैं। तो 1 जूल पर सेकंड कितना होता है, 1 वाट होता है। और 1 वाट इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकंड लिखते हैं। अब देख लेते हैं नोट में कि एक अश्व शक्ति जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं वो 746 वाट होती है। इसको याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट हम लिखते हैं। नेक्स्ट है उष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक लिखिए। उष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर मीटर होता है। ठीक है, जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है जूल और कैलोरी के बीच संबंध। जूल और कैलोरी के बीच संबंध क्या है कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.1868 जूल होता है। कितना होता है, 4.1868 जूल। नेक्स्ट है गैस में उष्मा संचरण निम्न में से किसके द्वारा होता है। गैस में अगर हमें उष्मा का संचरण कराना है तो वो किस विधि द्वारा होगा, वो होगा संवहन विधि द्वारा। अगर वो कहेगा चालन, तो चालन जो होता है वो होता है ठोसों में और संवहन होता है गैस में या द्रव में। और विकिरण जो होता है वो होता है जैसे सनलाइट पृथ्वी पर आ रही है तो उसको हम विकिरण का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, यानी कि यहाँ पर वो आपको खाली स्थान दे देगा, आपको ये लिखना होगा। तो कितना होता है 1.6 इंटू पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अपॉन 6 अगर हम कर दें तो हमें चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान मिल जाता है। नेक्स्ट है उष्मा को कार्य में बदलने के व्यंजक को लिखिए। उष्मा को कार्य में बदलने के व्यंजक को यहां पर लिखना है तो क्या लिखेंगे, कार्य इक्वल टू जूल स्थिरांक इंटू उष्मा। और यहां पर हम लिख सकते हैं W इक्वल टू J इंटू Q, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विमीय समांगीयता का सिद्धांत क्या है। विमीय समांगीयता का सिद्धांत क्या है, आइए देख लेते हैं। किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण विमाओं की दृष्टि से समांग होता है। ठीक है, किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाला समीकरण विमाओं की दृष्टि से समांग
होता है और यही क्या है, विमीय समांगीयता का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट और लास्ट में हम देख लेते हैं कि जो भी अब तक के हमने वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पेपर, आई होप उसी से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जैसे केमिस्ट्री में आपका 70 से 80% पेपर उसमें फंसा था, इसी तरीके से यहां से भी आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप वीडियो को देखने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा, जैसे त्रुटियां, ठीक है, त्रुटियां के बारे में जो परिभाषाएं हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। सदिश राशि और अदिश राशि को आप पढ़ लीजिएगा। सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है और अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और दिशा और परिमाण जिसमें होता है वो सदिश राशि होती है, तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, बल, त्वरण और वेग। और अदिश राशि में केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो उसका जो एग्जाम्पल होगा आयतन है, समय और उष्मा आदि हो सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है थ्रस्ट। अब देखिए थ्रस्ट क्या है, तो वस्तु के संपर्क तल पर कुल लंबवत बल को थ्रस्ट कहते हैं, यानी कि वस्तु के संपर्क तल पर जो भी लंबवत बल लग रहा होगा उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अब दाब क्या है, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला थ्रस्ट, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला थ्रस्ट क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर थ्रस्ट अपॉन क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर थ्रस्ट अपॉन क्षेत्रफल। और इसको क्या लिखते हैं, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ क्या है, थ्रस्ट है, और ए क्षेत्रफल है, और P को हम लिख रहे हैं दाब, ठीक है। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इसको हमने बोला। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसका जो विमीय सूत्र है वो कितना होता है, ml-1t-2 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि इन वीडियो से कितना क्वेश्चन पेपर में आता है, और पूरी उम्मीद ये है, इसी तरीके से मैंने यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए और आपको बताए कि जो भी अप्लाइड केमिस्ट्री में हुआ है 70 से 80% क्वेश्चंस उसी पेपर से फंसे हैं जो पेपर हमने वीडियो में सॉल्व कराया था। तो यहां पर भी मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।